हे एवरीवन, वेलकम टू योर एजुकेशन। और हम कर रहे हैं यूपीएसआई के लिए पॉलिटी। ठीक है, पीवाई क्यूज के थ्रू अब तक हमने 13 क्लासेस कर ली हैं और ये है आपकी 14वीं क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, अब तक उच्चतम न्यायालय के कितने न्यायाधीशों को हटाया या महाभियोग चलाया गया है? पहले देखो, ये सवाल ही गलत है। महाभियोग चलाने का मतलब है ये सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए इस्तेमाल होता है इस टर्म। ठीक है, वैसे आज तक एक भी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को नहीं हटाया गया। शून्य इसका सही उत्तर होगा। अगर महाभियोग चलाने की बात की जाए, देखो प्रक्रिया तो चली थी लेकिन वो पूरी नहीं हुई थी। तो एक जज थे आपके वी रामास्वामी करके, वी रामास्वामी। ठीक है, पर वो प्रक्रिया नहीं पूरी हो पाई थी तो वो नहीं हटाए गए थे। कांग्रेस ने मतलब अपना मतदान से अलग कर लिया था। अब संविधान में हटाने की प्रक्रिया नहीं दे रखी है लेकिन हटाने के आधार दे रखे हैं। जैसे सिद्ध कदाचार यानी कि प्रूवन मिसबिहेवियर, और दूसरा है अक्षमता यानी कि इनकैपेसिटी। ठीक है, और 124 क्लॉज 4 ये इसमें ये दे रखा है कि जो इनका जो प्रक्रिया है वो न्यायाधीश जांच अधिनियम मतलब संसद तय करेगी। तो न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 बना दिया गया था संसद में। तो इसमें क्या है, किस तरह हटाया जाएगा? तो जैसे प्रस्ताव लाया जाएगा जब संसद में, तो प्रस्ताव एक तरह से एप्लीकेशन की तरह होता है, मैं बता चुका हूँ। तो प्रस्ताव अगर लोकसभा में आ रहा है तो 100 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ आएगा। अगर प्रस्ताव राज्यसभा में आ रहा है तो 50 सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ आएगा। अब ये अगर हस्ताक्षरों के साथ आता है और ये अध्यक्ष के पास आएगा। अब अध्यक्ष के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो स्वीकार या स्वीकार। अब अस्वीकार कर दिया तो मामला वहीं खत्म। स्वीकार कर लिया तो एक समिति बनाई जाएगी। समिति एक तरह से जांच समिति होती है, वो जांच करेगी। अगर वो दोषी पाती है तो फिर मतदान होगा इस पर कि इनको हटाना है कि नहीं हटाना है। तो वो मतलब एक तरह से फिर मतदान कैसे होगा? विशेष बहुमत, मतलब कि जो सदन संख्या है, कुल सदन संख्या का बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वालों का 2/3। तब अगर ये पास होता है तो फिर प्रेसिडेंट ऑर्डर से इसको उस जज को हटा देते। ठीक, तो ये प्रक्रिया है जज को हटाने के बारे में। महाभियोग का शब्द का इस्तेमाल प्रेसिडेंट के मामले में किया जाता है, ये जज के मामले में नहीं किया जाता। ये गलत। दूसरा सवाल, स्वतंत्रता के बाद उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो ये थी श्रीमती सुचेता कृपलानी 1963। अगर सिर्फ सीएम के बारे में पूछा जाए तो ये थे पंडित गोविंद वल्लभ पंत, वल्लभ पंत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से किस में अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक शामिल नहीं है? मतलब इनमें से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक में शामिल है? तो इसमें तीन शामिल हैं, तीन विधेयक शामिल हैं। मैं पहले ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। मानव अधिकारों का सार्वजनिक घोषणा पत्र 1948, और आर्थिक सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 1966, और नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधा 1966। ये क्वेश्चन करा चुका हूँ। बेसिकली जब भी अंतर्राष्ट्रीय अधिकार विधेयक के बारे में बात हो तो ये बात ध्यान रखना कि ये किसी विशेष ग्रुप को, विशेष समूह को टारगेट नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे विशेष समूह का मतलब ये है कि जैसे महिला हो गए या बच्चे हो गए, तो उनके लिए विशेष समूह को टारगेट नहीं करते, ये ओवरऑल मनुष्यों को टारगेट करते हैं। ठीक है, पूरे ह्यूमंस के लिए है। तो महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के सभी रूपों को खत्म करने पर सम्मिलित ये इसका भाग नहीं। अगला सवाल देखते हैं। चौथा सवाल है, 1990 में निम्न में से किसने अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति की थी? तो अंतर्राज्य परिषद की नियुक्ति अनुच्छेद 263 राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो तब भी राष्ट्रपति ने की होगी। भारत के राष्ट्रपति उस समय कौन थे? आर वेंकटरमन। ठीक है, 1990 की ये जो बात। अब अंतर्राज्यीय परिषद में क्या होता है, इसके अध्यक्ष के बारे में कई बार पूछ लेता है। तो अध्यक्षता इसकी पीएम करते हैं, अध्यक्षता। ठीक है,
और एक चीज़ और है कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये ध्यान रखना है। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो जिन बॉडीज़ का कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होता है, संविधान में लिखा होता है जिन बॉडीज़ के बारे में, वो संवैधानिक बॉडी होती है। और बाकी अगर किसी को किसी एक्ट के द्वारा बनाया जा रहा है, तो वो सांविधिक कहलाती है। ठीक है? सांविधिक और संवैधानिक, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। ठीक है? संवैधानिक मतलब जिसका संविधान में वर्णन है, सांविधिक जिसको एक्ट के माध्यम से बनाया गया। और जो दोनों ही नहीं होती है, वो मतलब एक सिर्फ़ एग्ज़ीक्यूटिव ऑर्डर के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है? तो पीएम अध्यक्षता करते हैं, सीएम सारे इसके सदस्य होते हैं। और कौन होता है? जो सीएम यूटी के हैं, ठीक है? या फिर यूटी के प्रशासक। और अगर कहीं जैसे राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ के राज्यपाल हो सकते हैं, पर सामान्यतः इसमें राज्यपाल नहीं होते। ये बात थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है या आता रहता है। और इसमें मनोनीत सदस्य होते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये था कि एक ऐसा मंच प्रदान करना जहाँ केंद्र और राज्य दोनों बैठकर बात कर सकें। ठीक है? सिंपल लैंग्वेज में यही है कि केंद्र और राज्य दोनों बैठकर बात कर सकें, सहकारिता को बढ़ावा दिया जा सके, स्टेट के कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं उनको कम से कम रहें। ठीक है? इस तरह का एक मसला है। पांचवा सवाल है कि भारत में विदेश यानी कि अनिवासी से धन उधार लेते समय निम्नलिखित में से कौन से दिशा निर्देशों का पालन किया जाना चाहिए? तो ये बाहरी वाणिज्यिक उधारी के दिशा निर्देश हैं। फेमा के तहत है। फेमा कानून है, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ। फेरा को रिप्लेस किया था 1999। और इसको आरबीआई रेगुलेट करता है बेसिकली इसको। ठीक है? इसको नहीं। ठीक है? ये एक तो कानून है, इसके माध्यम से होगा। ठीक है? आरबीआई रेगुलेट करता है। और ये बेसिकली इसका मतलब ये है कि जो भी भारतीय संस्थाएं हैं जो बाहर से पैसा ले रही है, ठीक है, उनकी उसको बाहरी वाणिज्यिक उधारी के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। ठीक है? अगला सवाल, सातवां सवाल कहता है कि अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए भारत के आकस्मिकता कोष से अग्रिम प्रदान करने का अधिकार किसके पास है? तो देखो, आकस्मिकता कोष का सीधा मतलब ही समझ में आ रहा होगा कि ये कॉन्टिजेंसी फंड है। तो होता क्या है कि जैसे अगर सरकार को पैसा चाहिए होता है ना, तो वो संसद में प्रस्ताव रखती है। ठीक। अब संसद से पैसा, ये संसद कौन है? ये जनता के प्रतिनिधि हैं। तो एक सेकंड, थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ। देखो, जनता का पैसा ही संचित निधि में होता है। ठीक है? जो अनुच्छेद 266। और जनता ही क्या करती है? अपने प्रतिनिधि सांसद के रूप में चुनती है। तो सरकार को जब जनता का पैसा चाहिए, सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, संसद निधि से पैसा चाहिए होता है, तो इन लोगों को बताना होता है कि हमको इतना पैसा चाहिए। तो फिर ये लोग अलाउ करते हैं कि हाँ भैया ठीक है, ले लो। लेकिन अगर मान लो कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन हो, इमरजेंसी का मामला हो, तो एक और है 267 के तहत कंटेंजेंसी फंड को बनाने के बारे में बात की गई। तो ये आकस्मिक सिचुएशन के लिए होता है, इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। और ये होता है आपका राष्ट्रपति के अधिकार में। ठीक है? तो इसमें फिर आपको संसद की, ये सांसद कहाँ बैठते हैं? संसद में बैठते हैं ना। तो संसद की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आप सीधा राष्ट्रपति से मतलब बोल के पैसा निकाल सकते हैं। लेकिन फिर ऐसा नहीं होता है कि पैसा निकाल लिया तो वो डालना नहीं है, फिर वो रिकूपिंग भी करनी पड़ती है। ठीक है? संचित निधि से इसमें वापस पैसा डाला जाता है कंटिजेंसी फंड। पता चले ये सारा खाली हो गया तो फिर कहाँ से आएगा? ठीक। तो भारत के राष्ट्रपति, इनके इनके पास ये अधिकार होता है भारत के कंटिजेंसी फंड से पैसा निकालने का। ठीक है? सातवां सवाल, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग देश में चुनाव से संबंधित है? तो भाग 15 है, ये करा चुका हूँ मैं। 324 से लेकर 329। 324 में ही आपका ईसीआई है। 326 एक और इम्पोर्टेंट है, यूनिवर्सल फेडरल सफरेज राइट्स के बारे में बात करता है, मतलब सार्वजनिक वयस्क मताधिकार, मतलब 18 वर्ष के से ऊपर है या 18 वर्ष के हैं तो आप क्या करेंगे? वोट दे सकते हैं बिना आप किसी भेदभाव के। ठीक? तो ये सब करा चुका हूँ। सातवां तो निरस्थिति हो गया। भाग एक में भारत और उसका राज्य क्षेत्र है। और भाग 13, ये वैसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो चीज़ को छोड़ो, लेकिन लिखना चाहो तो लिख लो। भारत के भीतर
वाणिज्य और व्यापार से संबंधित मामले। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 8वां सवाल कहते हैं कि भारतीय संविधान के किस प्रावधान के तहत भारतीय पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है? तो 51 जी, जी भी लगा दो। ये मौलिक कर्तव्य कहाँ दे रखे हैं? अनुच्छेद 51 में। ये इतनी बार करा चुका हूँ मैं, बहुत ज्यादा। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य पूछा है, इसलिए अगर स्टेट का यानी कि राज्य का कर्तव्य पूछा होता तो 48 ए हो जाता। ठीक है, अनुच्छेद 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड। ठीक है, समान नागरिक संहिता, और ये तो है ही आपका राइट टू लाइफ। ठीक है, इसी में राइट टू प्राइवेसी भी आता है, राइट टू प्राइवेसी। और ये कब से जुड़ा? 2017 का एक केस है, पुट्टास्वामी केस, पुट्टास्वामी केस, उसमें कोर्ट ने कहा था। ठीक है, 51 ये भी बता चुका हूँ मैं, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा वाले मसले, सुरक्षा शांति। ठीक, अगला सवाल, 9वां सवाल कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता की गारंटी देता है? तो ये है अनुच्छेद 16। ठीक है, 32 में रेट है, जो मैंने पिछले ही क्लास में कराई है। अब देखो, बार बार कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, और उससे आप ही का टाइम वेस्ट होगा, तो खाम खाम वापस से मैं वही चीज़ रिपीट करूँ, आपका टाइम वेस्ट करूँ। आप एक काम कीजिए, जो शुरू से क्लास 1 है वहाँ से लेकर अब तक की क्लास देख लीजिए। देखो, मैं ये तो नहीं कह रहा हूँ कि इसको देखने के बाद एकदम तुम परम ज्ञानी हो जाओ, लेकिन आपको बहुत हद तक आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसा आता है, आपको किन थीम्स पे ज़्यादा ध्यान देना, किन चीज़ों को आपको थोड़ा अच्छे से पढ़ना। ठीक है, तो मेरी तो सलाह यही है, आप देखना चाहें देख सकते हैं, बाकी जैसी आपकी इच्छा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अब आगे। अगला सवाल है 10वां, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस वर्ष जोड़ा गया था? तो धर्मनिरपेक्ष कौन से संविधान संशोधन से आया? संविधान में नहीं जोड़ा गया था, पहली बात तो ये प्रस्तावना में जोड़ा गया। कह भी सकते हैं संविधान प्रस्तावना भी संविधान की। तो 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, 1976, एग्जैक्ट नहीं दे रखे हैं, तो 1976 में ये रहा। और कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे? समाजवादी, अंतनिरपेक्ष या धर्मनिरपेक्ष, और अखंडता। प्रस्तावना में अब तक एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वें संविधान संशोधन से 1976 में। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगला सवाल कहता है कि किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के लिए स्थायी नियुक्ति कमीशन को अनुमति की दी गई थी? तो ये सचिव रक्षा मंत्रालय वर्सेस बबीता पुनिया 2020 का मामला है। देखो, सरकार का ये मत था कि महिलाओं की जो शारीरिक क्षमता होती है उसकी सीमा होती है, तो इसलिए उनको मतलब मना कर रही थी सरकार। कोर्ट ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो समता के अधिकार का उल्लंघन है, ऐसे कैसे, ये सब फालतू बातें हैं। तो फिर इसी मामले में इस स्थायी कमीशन, एक स्थायी नियुक्ति कमीशन की अनुमति दी गई 2020 का मामला। ठीक, अगला सवाल, 12वां सवाल कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि निदेशक सिद्धांत देश में शासन के आधारभूत हैं और यह राज्य का कर्तव्य होगा कि कानून बनाने में इन सिद्धांतों को लागू करे? तो ये 37 में कहा गया कि डीपीएसपी को अपनी नीतियों में, अपने कानूनों में सरकार क्या करे, इन्वॉल्व करे। ठीक है, उनके अनुसार चले। 44 अभी बताया, यूसीसी। 48 है, ये भी बताया, स्टेट की ड्यूटी पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए। 51 भी बताती है। ठीक, अगला सवाल, 13वां सवाल कहता है कि प्रतिष्ठा, स्थिति, वेतन और परिलब्धियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी केंद्रीय सेवा सर्वोच्च है? अब इस तरह के सवाल, इन सवालों पे तुमको ज्यादा दिमाग नहीं मारना है। मुझे तो इस सवाल का कोई सर पैर लगा नहीं था भाई। ठीक है, तो वैसे ये भारतीय विदेश सेवा है। अगला सवाल, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची के मतलब किस किस सूची के तहत आती है? तो 7वीं अनुसूची में क्या दे रखे हैं? विषय, विषय का तात्पर्य, ये 3 सूचियां दे रखी हैं, केंद्र, राज्य, ये तो मैं कई बार बता चुका हूँ, समवर्ती। ठीक है, देखो, केंद्र सूची के जो विषय हैं उन पर केंद्र कानून बना सकता है, राज्य सूची के विषय पर राज्य कानून बना सकता है। समवर्ती मामले में दोनों बना सकते हैं, लेकिन अगर केंद्र बना देता है तो केंद्र का उसका कानून चलेगा, राज्य की नहीं चलती है। राज्य को अपनी चलवानी है फिर प्रेसिडेंट से
वो एक अलग प्रोसीजर है, वो छोड़ो। ठीक है। 7वीं अनुसूची के ये पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था, ये आपके आते हैं राज्य सूची के विषय। प्रविष्टि 1 में ही दे रखा है सार्वजनिक व्यवस्था। ठीक है। दूसरा सवाल, राष्ट्र दूसरा नहीं 15वां, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। और ये आपका मानवाधिकार, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसमें थोड़ी सी दिक्कत है। दिक्कत क्या है इसमें? मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम तो ये 1993 का है। इसको असेंट मिली थी 1994 में। लागू इसको माना जाता है सितंबर 28 1993 से, मतलब रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट के जरिए लागू हुआ था। ठीक है। तो इसलिए थोड़ा सा बता देना बार बार सही है। और अगर इसकी बात करें, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ठीक है, तो इसकी स्थापना 12 अक्टूबर 1993 में, मुख्यालय नई दिल्ली बताई दिया है। और इसके जो अध्यक्ष होते हैं, पहले तो सीजीआई होते थे, एक्स, ठीक है, एक्स ध्यान रखना। अब दोनों हो सकते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय, यहाँ के कौन हो सकते हैं? न्यायाधीश, ये भी एक्स हैं। ठीक है। सेवानिवृत्त दोनों, ठीक है, ये दोनों हो सकते हैं। और ऐसे ही राज्य का होता है, तो राज्य के मामले में जो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हैं सेवानिवृत्त, या फिर उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, वो दोनों हो सकते हैं अध्यक्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत 5 विषयों, यानी कि 1976 में, अच्छा, 5 विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था? तो ये भी, तो ये किया गया था, एक तो देखो शिक्षा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होती है? शिक्षा। ठीक है। उसके बाद आता है वन, पर्यावरण अच्छा होना चाहिए ना, वन। और फिर वन में कौन रहते हैं? वन्य जीव, वन्य जीव। और कौन रहते हैं? पक्षी। तो वन्य जीव और पक्षी संरक्षण, ये तीसरा विषय। ठीक है। दो और है, एक तो न्याय प्रशासन, न्याय प्रशासन, और नाप तोल, नाप और तौल या नाप तोल। ठीक है, एक ही है ये। तो 5 विषय ये थे जो ट्रांसफर किए गए थे 42वें संविधान संशोधन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 17वां, भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? ये क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रखा है पिछली वाली क्लास में। भारत के राष्ट्रपति ऐसा करते हैं। वैसे ये ओरिजिनली मतलब प्रावधान नहीं था। 300 बी, 7वां संविधान संशोधन 1956, ये सब चीज़ें मैं बता चुका हूँ। ठीक है। उसी में फिर 350, सॉरी 350 बी क्लॉज 1, यहाँ राष्ट्रपति के बारे में, ये अधिकारी के बारे में, नियुक्ति के प्रावधान के बारे में दे रखा है। ठीक है। अगला सवाल, 18वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा मामला शिक्षा के मूल अधिकार के संदर्भ में था? तो ये पीयूडीआर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एशियाड वर्कर केस था, मैं बता चुका हूँ इसको। एशियाड वर्कर केस, वर्कर्स केस, तो ये बंधुआ मजदूरी और मुआवजे, सॉरी, न्यूनतम मजदूरी से रिलेटेड था एक केस। मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघीय संविधान का जो मूल ढांचा है, डीपीएसपी वर्सेस मौलिक अधिकार से संबंधित है। मोहनी जैन बनाम उन्नी कृष्णन, ये पता नहीं ऑप्शन ऐसे क्यों दे रखा है जबकि ये दो अलग अलग केस हैं और दोनों शिक्षा के मूल अधिकार से संबंधित हैं। मोहनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका था ये, कर्नाटक, और ये 1992 का एक केस है। ठीक है। और एक है अगले साल उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र, आंध्र प्रदेश, ये केस अलग है, 1993 का ये केस है। तो इसमें पहली बार कोर्ट ने कहा था कि जो शिक्षा का अधिकार है, शिक्षा का अधिकार, वो मौलिक अधिकार है, आर आई टी नहीं, राइट टू लाइफ के तहत। ठीक है। क्यों? क्योंकि गरिमापूर्ण जीवन का मतलब ही क्या है? जब उसमें शिक्षा ही ना हो, जब आपके पास शिक्षा का ही अधिकार नहीं है, तो काहे का गरिमापूर्ण जीवन? ठीक है। और यही बात को कंफर्म किया फिर कोर्ट ने उन्नी कृष्णन वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्रा के केस में 1993 में। तो इसमें भी फिर बस ये बात जोड़ दी गई थी, 6 से 14 वर्ष वाले जो बच्चे के अधिकार की बात की जाती है, तो वो जोड़ दी गई थी। फिर इसी आधार पर आपको पता ही होगा 86वां संविधान संशोधन होता है और 2002 में ये हुआ था। और फिर
क्या जोड़ा गया था इससे? 21A, यानी कि शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, तो ये विंसेंट बनाम भारतीय संघ ये लोक व्यवस्था से जुड़ा। अगला सवाल, 19वां सवाल कहता है कि भूमि की सीमाओं के निर्धारण और सीमांकन में क्या शामिल नहीं है? तो भूमि की सीमा के निर्धारण में जाहिर सी बात है समुद्री सीमाएं शामिल हैं। इनको बाकियों को आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट होता है स्टेट का, वो देखता है, वो डिसाइड करता है, स्टेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट। और इस ये जो समुद्री सीमाएं होती हैं ये तय की जाती हैं अंतर्राष्ट्रीय कानून, यूएनसीएलओएस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय कानून के माध्यम से। तो जाहिर सी बात है ये शामिल नहीं होती। तो ये थी आपकी क्लास। तो जाहिर सी बात है वही, अगर आप लोगों को मेरा प्रयास अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और अगर कोई ऐसा सुझाव है जिससे इस क्लास को बेहतर किया जा सकता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, हम पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।